हेलो एवरीवन, मैं वेलकम करती हूँ आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में और डिफरेंट टेम्परेचर की किसी सेल्सियस को जो है हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस में कैसे किसी टेम्परेचर को जो है वो चेंज करेंगे, और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीव इंस्टीट्यूट डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करता है। जैसे आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं आपसे बात करूंगी HP टेट के बारे में। तो नीव इंस्टीट्यूट ने HP टेट का ऑनलाइन कोर्स जो है वो स्टार्ट कर दिया है, और वो HP टेट की तीनों स्ट्रीम्स आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए रहेगा। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए। नीव इंस्टीट्यूट लिखने पर आपको इस तरह का आइकन दिखेगा, उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बेनिफिट। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है 1 वीक डेमो फ्री। अगर आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास जो है वो परचेज करते हैं, कोर्स परचेज करते हैं, तो आपको 1 वीक तक जो है वो डेमो फ्री दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 1 वीक तक हम आपको आपके रिलेटेड कोर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स जो है वो फ्री पढ़ाएंगे, ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि क्या जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है, आपके लिए हेल्पफुल है, टीचर्स में इतनी नॉलेज है कि वो आपको आपके कोर्स की तैयारी करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो है वो 1 वीक डेमो फ्री रखा हुआ है। इसके अलावा हमारी डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल क्लासेस भी जो है वो रहेंगी। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, दैट इज़ आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट। हमने जो है वो BPL स्टूडेंट्स के लिए 20% डिस्काउंट रखा है, ताकि वो उनकी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर सकें और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारे ऑनलाइन कोर्स की फ़ीस है 1999 रुपीज़। हम 2000 रुपये में आपको आपके HP टेट की पूरी तैयारी करवाएंगे, और इसमें से 20% डिस्काउंट जो है वो BPL स्टूडेंट्स को भी देंगे। तो चलते हैं हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। मैं HP टेट में आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का जो है वो सेक्शन करवाऊंगी। तो अब हम बात करें अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। तो आज हम पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर क्या होता है, आप अपने सराउंडिंग में क्या देखते हैं? आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो मैटर क्या है? थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास और कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। जो मैटर हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं, और कोई भी मैटर इतने स्मॉल पार्टिकल से बना होता है कि उसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, वी कांट सी। जैसे वाटर है, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना है। आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक जो है सब्सटेंस है एक, मैटर है एक, तो वो भी छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपके सराउंडिंग में है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड है या गैस फॉर्म में है, तो वो पार्टिकल्स की बनी हुई है, और पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते। अपने सराउंडिंग की बात करें तो जो हमें अपने सराउंडिंग में जो भी मैटर दिखता है वो हमें दिखता है 3 फॉर्म्स में। किस में दिखता है? 3 फॉर्म्स में, 3 फॉर्म्स में। और वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जो आप सभी जानते हैं। अब है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट की बात करूं तो आप सभी को इसकी प्रॉपर्टीज पता होगी। आई थिंक यू कैन वेल डिफाइन व्हाट आर सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होते हैं?
सॉलिड्स की मैं प्रॉपर्टी बताऊं तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, ठीक है, उनकी डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम, उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं एंड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो जैसे सॉलिड की बात करूं, आप पत्थर ले सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में, जैसे चीनी है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड फॉर्म में, आप देखते हैं कि उसकी जो है वो फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है, तो आपको पता चलता है ये इतनी जगह में आया है, ठीक है। और उसको जो है वो कंप्रेस करना जो है वो बहुत मुश्किल है। जैसे कुछ सॉलिड चीनी है जैसे क्रिस्टल फॉर्म में है, तो चलो तो उसको तो हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपका आयरन है, ठीक है, आप छोटी सी नेल लेंगे आयरन की, क्या आप उसको कर पाएंगे कंप्रेस? नहीं। तो जो सॉलिड्स होती हैं उनकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। और मैं पार्टिकल्स की बात करूं तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, वो बहुत क्लोज, जैसे कोई सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स इस तरह से बहुत क्लोज होंगे। इसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की वो ये होती है कि उनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप होती है, और अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होंगे क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो है वो बहुत क्लोज हैं। नेक्स्ट हम बात करें लिक्विड स्टेट की, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं नो फिक्स्ड शेप, कि लिक्विड की फिक्स शेप नहीं है। आपको पता है, आप अगर ग्लास को, ठीक है, पानी को अगर ग्लास में भरेंगे तो उसकी अलग शेप हो जाएगी पानी की, और उसी पानी को आप किसी बाउल में डालेंगे तो उसकी अलग शेप हो जाएगी, ठीक है। तो लिक्विड की जो है वो फिक्स शेप नहीं है बट है फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड हैं उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम है। जैसे 1 लीटर पानी आपने बॉटल में डाला हुआ है, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम 1 लीटर है, और वही पानी 1 लीटर आपने जो है किसी जग में डाल दिया है तो भी वो क्या है, 1 लीटर, वॉल्यूम सेम है बट चेंज क्या होती है उसकी, सिर्फ शेप। जब बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल की शेप का हो जाएगा, और जब आप जग में डालेंगे तो जग के शेप का हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की वो है दे हैव स्मॉल स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। जैसे मैं बात करूँ लिक्विड की तो उसमें थोड़े थोड़े स्पेसेस होंगे बीच में, उनके पार्टिकल्स जो है वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होंगे, इस तरह से बहुत दूर नहीं होंगे ना बहुत पास होंगे जैसे कि सॉलिड में है। नेक्स्ट स्टेट है आपकी गैसियस स्टेट, ठीक है। तो गैस का आपको पता है ना इसकी डेफिनेट शेप है, ठीक है, ना डेफिनेट वॉल्यूम है। क्यों नहीं है डेफिनेट शेप और वॉल्यूम? क्योंकि जैसे आपने गैस भरी है एक सिलेंडर में, ठीक है, तो अगर बड़ा सिलेंडर है तो आप अगर गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो और छोटे सिलेंडर में आ जाएगी। जैसे आप घर में लेके आते हैं आप गैस एलपीजी, ठीक है, तो उसको जो है वो गैस को कंप्रेस करके जो है वो भरा हुआ होता है, तो वो एक सिलेंडर आपके 1 महीना तक चलता है, ठीक है। तो जो गैस होती हैं उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है, वो क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी नेचर है वो हाई कंप्रेसिबल होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स, और उनकी वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है। मान लो कि 1 लीटर है आपके पास गैस, ठीक है, तो अगर आप उसको ज़्यादा कंप्रेस नहीं करते हैं तो वो किसी बड़े बर्तन में आएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तो वो इतना सा पार्ट जो है वो बर्तन का ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो जो गैसेस होती हैं, ठीक है, उनमें जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह से बहुत दूर दूर होते हैं उसके पार्टिकल, और अगर आप उनको कंप्रेस करते हैं तो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका डिफ्यूज़न इन गैसेस इज़ मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बिकॉज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इज़ मोर देन द सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चल गया कि जो डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है इंटरमिक्सिंग, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूज़न की बात करें तो गैसेस में ज़्यादा होगा, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है।
तो डिफ्यूज़न गैसेस का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो पेपर में क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से एग्जामिनर पूछ लेता है कि डिफ्यूज़न इन गैसेस में जो है वो ज़्यादा है सॉलिड एंड लिक्विड से, तो इसके लिए रीज़न बताओ 4 ऑप्शन में से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के, ठीक है, उनके बीच में स्पेस जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके कारण जो गैसेस होती हैं वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं, इंटरमिक्स हो जाती हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाके डिफ्यूज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट है मैटर चेंजेस इट्स स्टेट। जो मैटर है वो अपना जो है वो स्टेट चेंज करता है। आपको पता है आप वाटर आइस रखते हैं फ्रिज से निकाल के, तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं आप वो मेल्ट हो जाती है। अगर आप उस मेल्टेड आइस को, वाटर को रखेंगे धूप में तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि सॉलिड जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता है। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे फिनोमिना कि सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है तो उसको क्या फिनोमिना बोलते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। यहाँ एल नहीं है लिखा हुआ, ठीक है, मेल्टिंग। और हम फ्यूज़न भी बोलते हैं। सॉलिड से जब लिक्विड चेंज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की तो इन केल्विन, यहाँ माइनस नहीं है, ये इक्वल टू है, ठीक है। इन केल्विन जो वाटर फ्रीज करता है तो करता है 273.16 केल्विन पर, ठीक है। और सेल्सियस में वाटर फ्रीज करता है, पता है आप सबको, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और फारेनहाइट में जो है वो वाटर जो है वो फ्रीज करता है 32 डिग्री फारेनहाइट। तो ये तीनों स्केल के जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं वो आपने याद रखनी है कि केल्विन स्केल में 273.16 केल्विन पे जो वाटर है वो क्या करता है, वाटर फ्रीज करता है। और सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पर और फारेनहाइट में 32 डिग्री फारेनहाइट पर जो है वो फ्रीज करता है। अब ये चीज़ें जो हैं ये तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज करता है तो केल्विन में ये 273.16 केल्विन पे करता है और फारेनहाइट में 32 डिग्री फारेनहाइट पर करता है, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल की 0 बराबर है केल्विन स्केल के 273.16, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली जो है कई बार 273 भी लिख सकते हैं, लेकिन कई बार जो है वो पेपर में एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो सॉलिड लिक्विड में चेंज होते हैं। आगे है लिक्विड गैसेस में चेंज होते हैं। जब लिक्विड गैसेस में चेंज होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉरी, जब लिक्विड सॉलिड, यहाँ इंटर कन्वर्सिबल पढ़ रहे हैं हम, सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग एंड फ्यूजन। अब लिक्विड से जब सॉलिड बनते हैं, उल्टा पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। और जब लिक्विड से गैस बनते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। आपको ये सारी प्रोसेसेस के नाम पता होना चाहिए कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है तो किस तरह से जो है वो उसमें चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड से गैस जब बनती है, जब डायरेक्ट जो है कुछ हमारे होते हैं ऐसे वोलेटाइल जिनको हम बोलते हैं, तो वो सॉलिड से जो है वो डायरेक्ट बन जाते हैं गैस, और उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे आपकी नेफ्थलीन बॉल्स हैं, आप कपड़ों में डालते हैं कि उनको कीड़ा ना लगे, ठीक है, इसके लिए आप उनको कपड़ों में डालते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखते हैं आपको वो दिखाई ही नहीं देती, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस बनने को बोलते हैं सब्लिमेशन। इसमें जो है वो बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती है। अब जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड बने, बीच में लिक्विड स्टेट ना आए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं उल्टा, सब्लिमेशन का उल्टा। जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बने तो सब्लिमेशन, और जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड बने तो डीसब्लिमेशन और डेपोजिशन। तो इस तरह से जो है आप देखते हैं कि आपने जो है वो डिफरेंट कन्वर्जन पढ़ ली कि किस सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग और फ्यूज़न, लिक्विड से सॉलिड को सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस को वेपोराइजेशन, सॉलिड से गैस को सब्लिमेशन, और सॉलिड से गैस से सॉलिड को डीसब्लिमेशन और डेपोजिशन, ठीक है। अब हमने देखा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना था, ठीक है, डिफरेंट स्केल पे। अब देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट स्केल, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
और फ़ारेनहाइट की बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट है टेम्परेचर का 212, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन की बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट है टेम्परेचर का 373.2 केल्विन। तो ये वैल्यूज़ भी याद करनी है आपने, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो वाटर है वो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल पे कैसा है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो डिफरेंट स्केल्स पे कैसा है, ठीक है। आगे है कि हमने अगर सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में चेंज करना है तो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो सेल्सियस से अगर हम केल्विन में चेंज करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। तो आपके पास सेल्सियस टेम्परेचर दिया होगा, आपने उसको केल्विन में चेंज करना है, तो आपको सेल्सियस टेम्परेचर में 273 जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। कितने ऐड करने पड़ेंगे? 273। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ठीक है, कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, कि आपने 300 केल्विन को जो है वो सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करना है। आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन में, और आपने इसको किस में चेंज करना है, ठीक है, केल्विन में चेंज करना है इसको आपने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। सेल्सियस को अगर आपने चेंज करना है केल्विन में, ठीक है, सेल्सियस टेम्परेचर को अगर केल्विन में चेंज करना है तो आपको सेल्सियस टेम्परेचर में 273 ऐड करने होंगे, और अगर आपने केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो आपको 273 जो है वो माइनस करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 300 केल्विन टेम्परेचर टू सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर दिया है आपके पास 300 केल्विन, और उसको किस में चेंज करना है आपने? सेल्सियस में। तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा के माइनस 273। तो केल्विन टेम्परेचर दिया है आपके पास 300 माइनस 273, और जो सेल्सियस टेम्परेचर आ गया आपके पास वो आ गया 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब आप सेल्सियस से केल्विन में करते हैं तो 273 जो है वो ऐड करते हैं, जब केल्विन से सेल्सियस में चेंज करते हैं तो 273 जो है वो माइनस करते हैं। ये चीज़ आपको अपने के माइंड में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, जैसे 20 डिग्री टेम्परेचर है केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को? 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू केल्विन टेम्परेचर। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आपने इसको केल्विन टेम्परेचर में चेंज करना है, तो आपको इसमें 273 जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। और आप देख रहे हैं इधर मैंने फॉर्मूला लिखा है और ऐड किए हैं, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो केल्विन टेम्परेचर में कितना आ गया? 293 डिग्री केल्विन। कितना आ गया? 293 डिग्री केल्विन। अब हम जो है वो टेम्परेचर को चेंज करेंगे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, जैसा कि आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टू चेंज टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और आपने उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, ठीक है, फ्रॉम सेल्सियस टू कहाँ? फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दिया है और आपने फ़ारेनहाइट में उसको चेंज करना है, तो आपके लिए फॉर्मूला है। देखिए जो फॉर्मूले हैं वो आपको एज इट इज़ ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला होगा याद तभी आप एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन का न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और आपने इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32 तो ये जो आपको दिया हुआ है फॉर्मूला ये आपको एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा। C इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है। तो अब हम बात करें एक एग्जांपल लेके कि 10 डिग्री सेल्सियस को आपने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, 10 डिग्री सेल्सियस को। तो आप इस फॉर्मूले में लगाइए F फिजिकल टू सेल्सियस कितना दिया गया है आपको? 10 इंटू 9/5 प्लस 32। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा इस तरह से कितने डिग्री
50 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि मैंने आप अपनी स्क्रीन पे भी जो है वो सॉल्व करके जो है वो लिखा हुआ है। तो जब आपको ये फॉर्मूला एज इट इज़ याद होगा, ये वाला फॉर्मूला, तो आप आसानी से जो है वो इस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट सेल्सियस से अगर आपने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चेंज करना है तो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, C × 9/5 + 32। नेक्स्ट है, अगर आपने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को जो है वो सेल्सियस में चेंज करना है, किसको करना है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दिया है उसको सेल्सियस में, तो दूसरे फॉर्मूले का यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मान लो ये वाला फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो अगर आप C की वैल्यू को उधर ले जाएंगे, समझ रहे हैं आप, अगर आप यहाँ से C की एक फार्मूला याद कर लीजिए, C की वैल्यू के लिए अगर सेंटीग्रेड में चाहिए तो C को इधर ले जाइए। ठीक है, तो आपका फार्मूला जो है वो ये बन जाएगा जो मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो अगर आपने जो है वो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में टेम्परेचर चेंज करना है तो फार्मूला है C = F-32 × 5/9 × 5/9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे F-32 × 5/9, इस तरह से है ये फॉर्मूला। आप यहाँ पे ब्रैकेट देखे कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, F-32 × 5/9। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दिया है और हमने इसको सेल्सियस में चेंज करना है। तो आप भरिए इस फॉर्मूले में वैल्यू, फ़ारेनहाइट दिया है आपको 100 - 32 × 5/9, तो 100 - 32 आ गया 68 × 5/9, 340/9 = 37.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 100 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट वो बन गया आपका, यहाँ आंसर में सेल्सियस आएगा इधर। ठीक है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बन गया आपका 37.7 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये दो फार्मूले जो हैं अगर आपको याद होंगे तो आप सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट आपसे वाटर की पूछी जाती है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो कितना जो है वो वाटर की कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैस होगा। तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो आपको पता है 100 डिग्री टेम्परेचर आ गया तो जो वाटर है उसके वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। तो वाटर हमें किस फॉर्म में मिलेगा, वेपर फॉर्म में, मतलब गैसेस स्टेट में हमें जो है वो मिलेगा आप 100 डिग्री सेल्सियस में। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि लिक्विड स्टेट में मिलेगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो रिसेंट मैंने जो देखा हुआ है जैसे बाइजू ऐप वगैरह के आंसर, तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब है गैसियस स्टेट। ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो बॉईल करना शुरू कर देता है, और बॉईल करना शुरू कर देता है अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे तो उसके वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी गैसियस स्टेट। और 250 डिग्री सेल्सियस पर भी वो गैस में होगा, क्योंकि 100 डिग्री से ही वो गैस बनना शुरू हो गया, तो 250 डिग्री सेल्सियस पर भी जो वाटर है जो गैस में होगा। अब नेक्स्ट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड में होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो जाता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो क्या हो जाता है, वो बॉयल हो जाता है। ठीक है, वेपर बन जाते हैं। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस इन दोनों के बीच में है, फ्रीजिंग और वेपर के बीच में, तो वाटर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, आगे है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और वहाँ वाटर सॉलिड में आपको जो है वो मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को। अगर आप थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 0 से 1 करेंगे तो वो मेल्ट होना जो है वो शुरू हो जाएगा। आगे है फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होती है, देखिए जो
वाटर है आप उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो वेपर में बन जाता है, वेपर स्टेट में जो है वो चेंज हो जाता है। आप बाहर धूप में पानी रखते हैं या कपड़े सुखाने रखते हैं तो वो भी वेपोरेट हो जाता है उनका पानी, और वो सूख जाते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला है इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है। इफ सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि आपने इवेपोरेशन करने के लिए आपने कोई चीज़ रखी है, तो अगर उसको बड़े कंटेनर में रखा है, मान लो आपने वाटर को, ठीक है, धूप में, तो वो जल्दी वेपोरेट होगा एज़ कम्पेयर टू आपने उतना ही पानी जो है वो किसी छोटे, मतलब जिसका छोटे का मतलब ये नहीं है पानी दोनों में बराबर होगा, इसमें अगर 2 लीटर है तो इसमें भी 2 लीटर, लेकिन आपने छोटे कंटेनर में लिया हुआ है उसको, मतलब उसका जो ऊपर वाला सरफेस है वो क्या है? छोटा है, एक्सपोजर जो धूप की तरफ है वो छोटा है, तो वाटर जो है वो यहाँ से जल्दी वेपोरेट हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो आप देख रहे हैं इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इफ सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज। नेचुरली जब आप कपड़े धोते हैं और उनको सुखाने के लिए धूप में रखते हैं तो आप उनको क्या करते हैं? अच्छे से बिखेर के खोल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उनको इस तरह से रखेंगे तो वो जल्दी सूखेंगे, अगर इकट्ठा ढेर लगा देंगे तो वो जल्दी सूख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल दिया है क्लोथ्स पुटिंग टू ड्राई। ठीक है, तो इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है, जैसे मान लो किसी कंटेनर को आप जो है वो हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो क्या होगी? ब्रेक होगी, और वो जल्दी से जो है वो क्या बन जाएंगे? उसके वेपर बन जाएंगे। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो क्या करता है? इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन करता है, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ एनर्जी टू इवेपोरेट। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होगी पार्टिकल्स की, और वो जल्दी वेपोरेट हो पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिडिटी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। देखिए, कई बार हम बरसात में बोलते हैं बहुत ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि जो एयर है वो ड्राई नहीं है, उसमें नंबर ऑफ वाटर वेपर्स, मतलब नंबर ऑफ वाटर उसमें जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, जब एयर ड्राई नहीं रहती वो अपने साथ कैरी करती है वाटर वेपर, तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब ह्यूमिडिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन पे? तो ह्यूमिडिटी की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे आपकी हवा है जो वो कपड़ों को सुखाती है, लेकिन हवा में अगर नमी है, वो ड्राई नहीं है, तो वो इवेपोरेशन नहीं कर पाएगी, और उसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? नंबर ऑफ वाटर वेपर इन एयर। इफ द एयर इज ह्यूमिड द इवेपोरेशन डिक्रीजेज। ठीक है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या होती है? नंबर ऑफ वाटर वेपर इन एयर। अगर एयर ह्यूमिड है तो इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि आपकी एयर जो है वो ड्राई नहीं है, उसमें वाटर वेपर है। ठीक है, तो वो इवेपोरेशन अच्छे से नहीं कर पाएगी। आगे है इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर विंड की स्पीड बढ़ा दें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि विंड जो है वो अपने साथ वाटर पार्टिकल्स को जो है वो ले जाती है, और इवेपोरेशन में जो है वो हेल्प करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो एग्जामिनर में पूछे जाते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू विच फिनोमिना। ठीक है, तो अपने फिनोमिना अच्छे से जो है वो समझ लेने हैं। तो आज की क्लास में जो है वो हमने पढ़ा मैटर क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर सराउंडिंग अस। ठीक है, उनको चेंज इंटर कन्वर्जिबल फॉर्म होती हैं, वो सॉलिड से लिक्विड बनते हैं, लिक्विड से सॉलिड भी बन जाते हैं। ठीक है, तो उस फिनोमिने को जो है वो क्या बोलते हैं, ये आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, सेल्सियस और फारेनहाइट और केल्विन में मैंने फ्रीजिंग पॉइंट भी बताया है आपको टेम्परेचर का, और जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बताया है, उसको भी आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज
करेंगे टेम्परेचर को, केल्विन से सेल्सियस में कैसे करेंगे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे करेंगे, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, जो मैंने आपको बता दिया आपने किस तरह चेक करनी है, और फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन को जो है वो कौन कौन से फिनोमिना जो है वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।